अध्याय 14 सूरजमुखी का ठिकाना। एक समय था जब राजकुमार हाली शुबाई से पूरी तरह से प्रभावित थे। अन्य बातों को छोड़कर सिर्फ यह तथ्य कि एक व्यक्ति सब कुछ संभाल सकता है, सभी दफ्तरों की चिंता कर सकता है और सभी विदेशी दूतों से संवाद कर सकता है, क्या यह कोई चमत्कार नहीं था? वह भावुक महसूस कर रही थी क्योंकि वह वित्त मंत्रालय में अपने पैरों को क्रॉस करके बैठी थी, खरबूजे के बीज चबा रही थी, डाली मंदिर से मिली फाइलें पकड़े हुए थी, केस के बारे में सोच रही थी और ली शुबाई को सभी तरह के मुकदमों से निपटने में मदद कर रही थी। महाराज, कल आपने जो कानूनों पर टिप्पणी संकलित की है, उसमें पृष्ठ 37 पर तारीख की गलती है तथा पृष्ठ 16 और 54 पर गलत नाम है। कृपया पुनः जांच करें। अभिलेखागार से आप मुझे जियांग वेक्सू की पदोन्नति प्रक्रिया के अभिलेख लाकर दीजिए। वे अभिलेखागार की पहली पंक्ति के चौथे कमरे की 12वीं शेल्फ पर हैं। सम्राट कल सुबह की सभा में उसे पदोन्नत करना चाहते हैं। उस समय सम्राट की समीक्षा के लिए उन्हें प्रस्तुत करना याद रखें। झांग झिशी, कल आपको चेंग शिलांग को सूचित करना होगा कि वह शी चेंगयाओ को गवर्नर के रूप में युनझोउ में स्थानांतरित करने से मना कर दे, क्योंकि उसके चाचा ने अतीत में युनझोउ में एक अपराध किया था और नियमों के अनुसार उसे टाला जाना चाहिए। लियांग टिंगफेंग को 3 साल पहले यानझोउ का गवर्नर नियुक्त किया गया था और अब उसका शोक काल समाप्त होने वाला है, इसलिए उसे बदला जा सकता है। उसे अपने अधीनस्थों को निर्देश देते हुए सुनकर हुआंग जीहे अब तरबूज के बीज को नहीं काट सकता था और अपने हाथ में एक को कुतरता रहा, खुद से सोचता रहा, इस तरह की स्मृति के साथ क्या वह अभी भी 10 साल पहले की सुबह खिड़की के सामने पेड़ पर पत्तियों की संख्या याद कर सकता है? कुछ समय बाद ली शुबाई ने वित्त मंत्रालय में अपना काम समाप्त कर लिया और उसे लोक निर्माण मंत्रालय में ले गए। वह शू जाने वाला था और अभी दफ्तरों में काम का ढेर लगा हुआ था, जिसे वह पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा था। अगर वह इसे पूरा नहीं करता तो उसे राजधानी छोड़ने में मुश्किल होगी। निर्माण मंत्रालय के लोग ली शुबाई को देखकर ऐसे खुश थे जैसे उन्हें सोना मिल गया हो। निर्माण मंत्री ली योंगहे की तो बात ही छोड़िए, जो आम तौर पर केवल आधे दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी वह शाम तक राजकुमार गुई का इंतजार करते रहे। यहाँ तक कि घोड़ा खरीदने वाला व्यक्ति भी बहुत खुश था। लाल रंग से लिखी किताबों के ढेर को पहली नजर में देखते ही हुआंग जीहे ने तुरंत उनकी पीड़ा समझ ली। एक ऐसे सम्राट से मिलना जो वर्तमान सम्राट की तरह महल बनाने का शौक रखता है, निर्माण मंत्रालय के लिए वास्तव में एक बड़ा दुर्भाग्य था। मतलब अधिक खर्च। हर बार जब वह कोई आइटम घोषित करता तो ली योंगहे दर्द से समझाता, पिछले साल राजकुमारी तोंगचांग ने अपनी कीमत कम कर दी। राजकुमारी की हवेली बनाने के पैसे ने पूरे राष्ट्रीय खजाने को खाली कर दिया है। इस साल की शुरुआत में किएन बैट पैलेस का निर्माण किया गया था, लेकिन मंडप, टॉवर और मीनारें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि इसे पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। लेकिन अब मंत्रालय ऐसी स्थिति में है जहां उसके पास पैसे खर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक दिन पहले भारी बारिश हुई थी और शहर के दक्षिणी हिस्से में निचले इलाकों में स्थित कई वार्डों में भारी बाढ़ आ गई थी। ड्रेनेज सिस्टम पानी को नहीं निकाल पाया और सबसे ज्यादा बाढ़ वाले इलाके में 1 मीटर से ज्यादा पानी भर गया था। राजा भी जानता है, जमीन के ऊपर सीवर बनाना बेहतर है। भूमिगत सीवर खोदना लागत का आकलन करना कठिन है। उन मजदूरों ने थोड़ी देर के लिए बेतरतीब ढंग से भूमिगत खुदाई की। पर्यवेक्षक सिर्फ ऊपर खड़ा रहा और देखता रहा, बाहर की ओर देखता रहा और हिसाब लगाता रहा। कौन जानता है कि वास्तव में नीचे क्या चल रहा है? कुछ महीने पहले जो सीवर साफ किया गया था, वह अब जाम हो गया है। कल मेरे अधीन ल्यूक ट्रीसू पानी में गिर गया और डूब गया। अब शहर में अफवाहें फैल रही हैं
कि लोक निर्माण मंत्रालय खुद ही यह सब कर रहा है और सचमुच पूरे मंत्रालय को एक कोने में धकेल रहा है। ली शुबाई ने भौहें सिकोड़ी और किताबों का ढेर उठाकर चुपचाप बैठ गया और उन्हें पलटने लगा। लोक निर्माण मंत्रालय के लोग उसे चाय और पानी पिलाने में व्यस्त थे, मानो किसी उद्धारकर्ता की सेवा कर रहे हों, जिससे वह हिजड़ा जो वास्तव में हेचिंग का राजकुमार था, निष्क्रिय हो गया। उसने अपने सिर पर लगा हेयरपिन उतारा और जिनफू मंदिर में हुई घटना का विवरण ढूंढा और साथ ही उस समय की स्थिति पर अटकलें भी लगाईं। जब मोमबत्ती पर बिजली गिरी और वह फट गई, तो पहला संदिग्ध लू जियुआन घर पर था। गवाह के तौर पर डॉक्टर और कई पड़ोसी मौजूद थे, इसलिए मूल रूप से यह माना जा सकता था कि उसके पास कोई बहाना था, जब तक कि हम यह पता न लगा लें कि उसने दूर से वेई शी मिन को कैसे मारा। दूसरा संदिग्ध ट्रुओंग हैंग आन है। जब वेई शी मिन में आग लग गई, तो त्रुओंग हंग आन्ह मोमबत्ती के पास गया और टिचथुई की टोपी उठा ली। क्या यह संभव है कि टिचथुई का बदला लेने के लिए ट्रुओंग हंग आन्ह ने मोमबत्ती को गिरा दिया और गोई मान को जलाकर मार डाला? तीसरा संदिग्ध लू टिचथुई। वेई शी मिन मोमबत्ती के पास खड़ा था, टिचथुई से ज्यादा दूर नहीं। उसका परिवार कई वर्षों से मोमबत्ती बनाने के व्यवसाय में है। शायद ऐसा कोई तरीका हो जिससे उसके पास रखी मोमबत्ती तुरंत फट जाए। हुआंगजी ने एक पल के लिए सोचा, फिर चौथी संभावना को रेखांकित किया कि झांग हैंग और लू शीथ्यू ने जिनफू मंदिर में वेई शी मिन को मार डाला। एक पल के लिए संकोच करते हुए उसने लू जियुआन और लू एक्सेई को एक चाल से पता किया। अब केवल 4 संभावनाएं थीं। कभी दामाद के संपर्क में आते हैं या नहीं? घोड़ा घास खाता है। होआंग तू हा केवल अपने माथे को अपने हाथ पर टिकाकर आह भर सका, क्योंकि उसने देखा कि उसका सिर एक बुशल के आकार का हो गया था। क्या गलत? मुझसे भी ज्यादा दुखी लग रहे हो? पीछे से एक ठंडी और उदासीन आवाज सुनाई दी, यह लीथू बाक ही होगी। उसने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, अगर यह नौकर तुम्हारे जैसा होता तो क्या यह बहुत अच्छा नहीं होता कि मैं राजधानी में सभी को अपने हाथ की हथेली की तरह जानता? मुझे नहीं पता। राजधानी में लाखों लोग रहते हैं। अगर मैं सारा दिन सड़कों पर घूमता रहूं तो भी मैं उन सभी से नहीं मिल पाऊंगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सही मायने में नहीं समझ सकता, भले ही वे दिन रात एक साथ रहें। उसने उसके हाथ से कागज लिया और उसे उलट पलट कर देखा। ली शुबाई ने उसे बहुत तेजी से पढ़ा, एक बार में 10 पंक्तियां पढ़ी, फिर कागज पर एक नाम की ओर इशारा करते हुए उसे वापस कर दिया। आप इस व्यक्ति की पूरी तरह से जांच कर सकते हैं। हुआंग जीहे ने अपना सिर नीचे करके देखा। यह कियान गुआनशु नाम का एक आदमी था, 42 साल का। कियान जी घोड़े की दुकान का मालिक, ढीले खुर वाला काला घोड़ा यहीं से आया था। जब दाली मंदिर ने पूछा तो उसने इस तरह जवाब दिया, यह घोड़ा झांगे से आया है, जिसे पिछले अप्रैल में हुए परिवार के घोड़ा बाजार से खरीदा गया था। जून में वे राजधानी पहुंचे और 2 महीने तक उनकी देखभाल की गई। सितंबर की शुरुआत में उन्हें लेफ्ट जिनवू गार्ड में भेज दिया गया। चूंकि वह मोटा, स्वस्थ और अच्छी तरह प्रशिक्षित था, इसलिए राजा के गवर्नर ने उसकी प्रशंसा की। जहां तक खुर गिरने की बात है, तो यह घोड़े के खुर की समस्या के कारण हुआ था और इसका उनके द्वारा लाए गए घोड़ों से कोई लेना देना नहीं था। जब उनसे फिर से पूछा गया कि क्या उनका दामाद से कोई लेन देन था, तो उन्होंने दृढ़ता से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें दामाद से मिलने का सम्मान नहीं मिला है। होआंग तुहा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज का मतलब है कि दामाद की दुर्घटना उस घोड़े की उत्पत्ति से संबंधित है? नहीं, मेरा मतलब बस इतना है। उसने अगले वाक्य की ओर इशारा किया, बॉस टीएन वास्तव में एक बार राजकुमार पत्नी से मिले थे।
राजकुमार हां ने तुरंत पूछा, तुम्हें कैसे पता? जब घोड़े लाए गए तो वोंग वान ने मुझे और युद्ध मंत्रालय के लोगों को उन्हें चलाने के लिए आमंत्रित किया। उस समय दामाद विबाओ होना भी मौजूद थे। जब मैं घोड़े का परीक्षण कर रहा था तो मैंने वेई बाओ हांग को शिकायत करते हुए सुना कि सीमा से आए लोग सही उच्चारण नहीं करते और वहां से लाए गए घोड़े को राजधानी की कमान संभालने में आधा साल या 1 साल लग जाता है। यह सुनकर आसपास के सभी लोग जोर से हंसने लगे। केवल घोड़ा प्रशिक्षकों का नेतृत्व कर रहा छोटा मोटा आदमी ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ समय बाद मैंने राजधानी में अफवाहें सुनी कि कियांजी गाड़ी की दुकान पर घोड़ा प्रशिक्षक मंदारिन बोलने का अभ्यास कर रहे थे और पीड़ा अवर्णनीय थी। उनमें से कुछ ने तो सड़क के बीच में खड़े होकर बॉस कियान को एक बौना कहकर कोसा। इसलिए मैंने सोचा कियान गुआनसाच उस दिन का व्यक्ति होना चाहिए। राजकुमार हां ने सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर के कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार अन्य लोगों ने भी दामाद के घोड़े को खिलाने की बात कही होगी, फिर भी उसने इसे गुप्त रखा। इसके पीछे कोई और कारण अवश्य होगा। यह देखकर कि वह अधिक ध्यान दे रही है, ली थू बाक ने और कुछ नहीं कहा, पीछे मुड़ा और लोक निर्माण मंत्रालय के लोगों को पुस्तकों के ढेर को साफ करने का संकेत दिया। मैं अस्थायी रूप से कुछ खर्च कम कर दूंगा और 20,000 से अधिक तैल चांदी इकट्ठा करूंगा, जो ट्रुओंगेन शहर में सभी जल निकासी प्रणालियों की मरम्मत के लिए पर्याप्त है। मंत्री ली योंगहे ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, लेकिन इस साल बारिश होगी। मुझे डर है कि इस बार सीवर साफ करने के लिए पैसे खर्च करने के बाद कुछ दिनों में भारी बारिश होगी और फिर कुछ जगह फिर से जाम हो जाएगी। उस समय क्या महाराज हमें कुछ और पैसे देकर मदद कर सकते हैं? बस एक बार इसे ठीक कर दो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस साल चांगान को फिर से अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। फिर वह पीछे मुड़ा और हुआंग टूहा को संकेत दिया कि वह उसके पीछे महल में चले। कल सुबह मजदूरों और फोरमैनों को यहाँ इकट्ठा करो। मैं नए आदेश जारी करूँगा ताकि वे अब देरी न करें, झूठ न बोलें या सामग्री का गबन न करें। राजकुमार हां ली थू बाग के पीछे महल में वापस आ गए। गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। ली थू बाग ने सहजता से पूछा, अभी पूछना असुविधाजनक था, क्या रानी वोंग ने आज आपको कोई परेशानी दी? राजकुमार हां ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बेशक है महाराज। कृपया मुझ जैसे किसी छोटे से हिजड़े से महान मिंग राजवंश के पेंगलाई महल में वापस लौटने में मदद करने के लिए कहें। वह उदासीन भाव से बोला, उसने बस तुम्हारे माध्यम से मुझे संदेश भेजा है, तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ एक संदेश देने के लिए बुलाया है। हुआंग टूहा ने सिर हिलाया। ली थू बाक ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह पूछ भी नहीं सकी, बस अनजाने में खिड़की की ओर देखती रही। चांगान शहर के वार्ड एक एक करके गेट से गुजरे। कुछ वार्डों की दीवारें बहुत ऊंची थीं, कुछ की दीवारें बहुत नीची थीं। सबसे निचला बिंदु आधे व्यक्ति की ऊंचाई से भी कम था। इसलिए जब वह दाई निन्ह वार्ड से गुजरी तो उसने 2 लोगों की झलक देखी। महिला दीवार के अंदर खड़ी थी जो दाई निन्ह वार्ड की कमर जितनी ऊंची थी। धुंधले अंधेरे में उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन जैसे ही उसने एक झलक देखी वह खड़ी हो गई। नीचे कूदने से पहले गाड़ी को रोकने के लिए एवियन को बुलाने का समय नहीं मिला। सौभाग्य से वे सड़क पर थे, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। वह बहुत फुर्तीली थी। नीचे कूदने के बाद वह केवल थोड़ा डगमगाई और मजबूती से खड़ी रही। ली थू बाक ने खिड़की से बाहर देखा कि वह मजबूती से खड़ी थी। फिर कैनर डुक को संकेत दिया जो गाड़ी के बगल में चल रहा था। गाड़ी कोने में मुड़ी और धीरे धीरे रुकी, हुआंग टूहा का इंतजार करते हुए।
होआंग तुहा नीचे झुका और दीवार से सट गया, दूसरे दो के करीब गया और चुपचाप सुनता रहा। आदमी ने दीवार की ओर पीठ कर ली। उसकी आवाज कोमल और दयालु थी। मिस टिचथू ने अपना चेहरा ढकने की भी जहमत नहीं उठाई। यहाँ अकेली भाग रही है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वह लड़की जिसकी होआंग तुहा ने शाम के अंधेरे में केवल एक झलक देखी और तुरंत कार से बाहर कूद पड़ी, वह थी टिचथुई। उसके सामने बैठी लड़की की आवाज बहुत जानी पहचानी थी, लेकिन अभी होआंग तुहा के पास अनुमान लगाने का समय नहीं था। उसने बस अपनी सांस रोककर सुनी। टिचथुई घबराई हुई खड़ी थी। उसकी आवाज में अत्यधिक तनाव था। ढूंढो। मुझे किस लिए ढूंढो? आदमी ने अपना मुंह खोलने से पहले काफी देर तक चुपचाप उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और केवल पूछा, तुम टोन गाई को मारने का इरादा रखती हो, है ना? आप घूंघट इसलिए नहीं पहन रही हैं क्योंकि आप वापस नहीं जा रही हैं, है ना? टिचथ्यू उसके सामने निश्चल खड़ी रही, जम गई, एक शब्द भी नहीं बोली। जो अभी अभी गया है त्रुओंग हंगाना, वह भी आपके ही उद्देश्य से यहाँ आया है ना? इस बारे में बोलते हुए उन्होंने धीरे से हंसते हुए कहा, जमीन पर पड़े खुजली वाले व्यक्ति को भी सम्मानित किया जाना चाहिए कि एक दिन में इतने सारे लोग उसे मारने के लिए यहाँ आए। वह अचानक एक ऐसी वस्तु बन गया जिसके लिए लोगों को लड़ना पड़ा। कितना हास्यास्पद है। चारों ओर पूरी तरह अंधेरा था। टिचथुई का चेहरा और आकृति रात में धुंधली पड़ गई थी। शहर के गेट पर ढोल की थाप इस तरह बज रही थी मानो कह रही हो, कर्फ्यू लगने वाला है। टिचथ्यू ने अपना हाथ उठाकर अपनी शर्ट के सामने का हिस्सा पकड़ा। कांपते हुए उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। मुझे जाना है, आप किस बात से भयभीत हैं? जिस व्यक्ति से वह सबसे अधिक नफरत करती थी, उसकी मृत्यु सीलबंद जेल में हुई, जैसा कि वह चाहती थी। क्या आप खुश नहीं हैं? टिचथुई ने कुछ और नहीं कहा, मुड़कर सीधे पास के वार्ड के गेट की ओर चला गया। रुको! दूसरे व्यक्ति ने धीमी आवाज में आवाज लगाई और कुछ ही कदमों में वह उसके पास पहुंच गया। टिचथुई ने चौंक कर अपना सिर घुमाया और अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसके सामने झुक गया और अपना हाथ उठाकर उसकी पैंट से गंदगी झाड़ने लगा। तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी पैंट गंदी न करें। टिचथुई ने अनजाने में अपनी पैंट वापस खींच ली, घबराते हुए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वह उस व्यक्ति से बहुत डरी हुई लग रही थी। वह कुछ कदम पीछे हटी और फिर मुड़कर सीधे वार्ड के गेट से भाग गई। वह आदमी खड़ा हो गया और उसकी आकृति को रात में गायब होते हुए देखता रहा। बोलने से पहले बहुत देर तक चुप रहा, मानो खुद से बात कर रहा हो। मरे हुए तो मर चुके हैं, हम कोई ऐसा व्यक्ति कहाँ पा सकते हैं, है न? होआंग तुहा दीवार के नीचे बैठा था और उसे दूसरी दिशा में धीरे धीरे आते उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह वहीं स्तब्ध बैठी थी। तभी उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी जो पूछ रही थी, क्या तुम अभी तक नहीं गईं? ली थू बाग की आवाज पहचानते हुए होआंग तुहा ने पलटकर देखा कि दीवार के कोने में बैठा हुआ शिष्ट क्वे वोंग भी उसकी तरह चुपके से बातें सुन रहा था। वह आश्चर्य से उछल पड़ा और हकलाते हुए बोला, वोंग, वोंग गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप गली में खड़ी गाड़ी की ओर चल दिया। होआंग तुहा उसके पीछे पीछे आया और धीरे से पूछा, क्या महाराज उस व्यक्ति को पहचानते हैं? क्या तुम्हें एहसास नहीं है? वह पीछे मुड़ा। होआंग तुहा ने सिर हिलाया। काफी देर बाद उसने कहा, राजकुमारी। टिचथुई से कहीं ज्यादा सुंदर है। ली शुबाई मुस्कुराए। वे इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विषय बदल दिया। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार, ऐसा लगता है कि सुन गाई मर चुका है। हाँ,
मैं अभी जाकर पूछताछ करूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद होआंग तुहा ने वापस दाली मंदिर में जाकर पूछने का इरादा किया। अप्रत्याशित रूप से ली थू बाक ने उसे वापस बुलाया। डोंग सुंग कंपनी। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। ऐसी क्या जल्दी है? ली शुबाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों पर भी खाने के बाद चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा अभी कोई आ रहा है। होआंग तुहा को भी पूरे दिन इधर उधर भागने के बाद थकान और भूख महसूस हुई, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी में उसके पीछे चला गया। जब वे क्वी वोंग की हवेली में पहुंचे तो पहले से ही अंधेरा था। जैसे ही ली थू बाक नीचे उतरे, कैन हू उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। ली थू बाक सीधे अंदर गए और निर्देश दिया, मेरे लिए 2 बड़े लोहे के ताले तैयार करो। जितना बड़ा और डरावना होगा उतना अच्छा होगा। कैन हू ने आज्ञा का पालन किया और फिर तैयारी के लिए पीछे हट गया, बिना पूछे कि यह किस लिए था। होआंग तुहा को अचानक समझ में आ गया कि वह क्या कर रहा था, और वह अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। महाराज, क्या यह बहुत क्रूर नहीं है? जब वे आलसी थे और चोरी कर रहे थे, तो क्या आपको लगता था कि आप बहुत क्रूर थे? ली थू बाक ने उसकी ओर देखा। जब सीवर जाम हो जाएंगे और लोग डूब जाएंगे, तभी उन्हें समझ में आएगा कि यह एक गंभीर और जानलेवा मामला है, और इसे केवल पैसे से जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। होआंग तुहा ने सिर हिलाया और खुद से सोचा, इस दुर्जय राजकुमार ने पहले ही नोटिस कर लिया है। मुझे डर है कि कल से राजधानी में जल निकासी व्यवस्था के प्रबंधन का काम मांस के टुकड़े से बदलकर एक कठिन अखरोट में बदल जाएगा। जब वह जाने वाली थी, तो ली थू बाक ने मुड़कर उसे एक तीखी नजर दी, इसलिए वह आज्ञाकारी रूप से उसका पीछा करती रही और चलती रही। हालांकि इस मालिक की सेवा करना मुश्किल था, वह साथ में खाने के लिए बहुत इच्छुक थी। आखिरकार वह अभी भूख से मर रही थी। दुर्भाग्य से यह भोजन शांति से नहीं खाया जा सका। उसने केवल कुछ निवाले खाए थे जब उसने कैन हू को भागते हुए देखा। निश्चित रूप से उसके हाथों में 2 बड़े, काले, भारी बाल थे, जिन्हें देखना भयानक था। उसने बाल देखने के लिए लाई थू बाक को सौंप दिए, फिर होआंग तुहा की ओर मुड़ा और कहा, सुंग को, चूथी लैंग परिवार का युवा स्वामी तुम्हें ढूंढ रहा है। वह गेट पर इंतजार कर रहा है। चू तू तान। होआंग तुहा और ली थू बाक ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक ही वाक्य देखा, जैसा कि अपेक्षित था, वह यहाँ है। उसने अपना हाथ हिलाया, तू टैन को यहाँ आने के लिए कहो, देखो क्या हो रहा है। बेशक यह एक बड़ी बात है। चू तू टैन ने गुलाबी अंगरखा, हरे रंग की बेल्ट और पीली टोपी पहनी थी। रंगों का संयोजन वाकई शानदार था। वह हमेशा दिखावा करता था, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा दिखावटी था। इस तरह ढोल और झंडे पीटने के उसके रवैये को एक वाक्य में वर्णित किया जा सकता है, मुझे डर है कि दुनिया अराजकता में नहीं होगी। महाराज चोंग गो। आज दोपहर में दाली मंदिर में दामाद की दुर्घटना में शामिल लोगों के बयानों की समीक्षा कर रहा था। क्या तुमने इसे देखा है, हिजरे? होआंग तुहा ने सिर हिलाया। दाई लीतू ने भी मेरे लिए एक प्रति बनाई। ठीक है, मैं ग्रेट हॉल में बैठकर देखूंगा। शाम होने तक। आप जानते हैं, दाली मंदिर के लोग सभी अजीब हैं। कमरे अंधेरे हैं, इसलिए मैंने 2 बार चारों ओर देखा और कुछ भी उपयोगी नहीं पाया और छोड़ने वाला था। तभी, क्या पता, मैंने बाहर शोरगुल सुना। कहा जा रहा था कि कोई मर गया है। कौन मरा? अपनी अंतहीन बकवास के बीच होआंग तुहा ने अभी भी एकमात्र सार्थक वाक्य ढूंढ लिया और पूछा। यह सचमुच अप्रत्याशित था। यह सचमुच धरती हिला देने वाला था। इसने सचमुच मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। ली थू बाक बहुत देर तक सुनता रहा, फिर उसका धैर्य जवाब दे गया।
भौहें सिकोड़कर डांटा, मुझे संक्षेप में बताओ। पपड़ी मर गई है। चूतू तान ने तुरंत अपना अंदाज बदल दिया। निश्चित रूप से, तन मांग, वह जानवर जिसने टिचथुई की बेहोशी का फायदा उठाकर जानवर की तरह व्यवहार किया था, मर चुका था। होआंगतुहा ने दामाद की कही बात पर विचार किया और फिर से पूछा, अपराधी कौन है? कौन जानता है? वर्तमान सुराग, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उस बिंदु तक बोलते हुए चूतुतान को एहसास हुआ कि वह यहाँ तक दौड़कर आया है और उसे प्यास लगी है, इसलिए उसने जल्दी से मेज पर रखी चाय की केतली को पकड़ा और उसे गटक लिया। होआंगतुहा और ली थू बाक एक दूसरे को असहाय रूप से देखते रहे, दोनों खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेज के दोनों ओर चुपचाप बैठे रहे और उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। चूतुतान ने चाय की केतली खत्म की और अपना मुंह पोंछते हुए कहा, अच्छा नहीं है, मैं इसे संक्षेप में नहीं बता सकता, मुझे इसे शुरू से बताना होगा। तो फिर जल्दी बताओ मुझे। होआंगतुहा के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है। कहानी कुछ इस प्रकार है, मुझे बकवास करने का दोष मत दो, मैं यह कहानी विस्तार से नहीं बता सकता, अन्यथा तुम कैसे समझ पाओगे कि कौन कौन है। कहानी यह है कि राजधानी में टीएन क्या नाम की एक घोड़े की दुकान है, यह बहुत व्यापार करती है। मालिक का नाम टीएन क्वान सच है, शायद आप नहीं जानते। होआंगतुहा और ली थू बाक ने एक दूसरे को चुपचाप देखा। अंत में होआंगतुहा बोला, उसका स्वर अजीब और जटिल था, मुझे पता है, मैंने यह नाम पहले भी सुना है। चूतुटैन ने अभी भी ध्यान नहीं दिया, बताना जारी रखा, यह अच्छा है कि आप सभी जानते हैं। टिएन क्वान सच त्रुओंग का सबसे मशहूर घोड़ा व्यापारी था। सरकार के कई घोड़े उसी से मिले थे। मैं भी उनसे एक बार मिला था। वह छोटे कद और मोटे थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे और मिलनसार थे, वास्तव में एक मिलनसार स्वभाव वाले व्यक्ति थे। पिछले साल से उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है, बढ़ी, राजमिस्त्री और यहाँ तक कि सीवरों को साफ करने के लिए लोक निर्माण मंत्रालय के कुछ लोगों को आकर्षित किया है, जिन्होंने उनका फायदा उठाया है। अब राजधानी में घरों की मरम्मत, झीलों की खुदाई और बांध बनाने जैसे काम उन्हें ही करने पड़ते हैं। ओह, उसने तो इतनी वाक्पटुता से कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास के 4 मामलों में से घर पर पत्नी पहले 2 का ख्याल रखती है और वह अंतिम 2 का ख्याल रखता है ना? हुआंग जी है यह सुनते सुनते थक गया और जल्दी से बीच में बोला, जी किन, क्या तुम हमें उस हत्या के मामले के बारे में बता सकते हो? ठीक है, चूतुतान ने उदास होकर कहा, आज दोपहर सूर्यास्त के समय टिएन क्वान सच और उसका एक अधीनस्थ जो ठेकेदार था, वेस्ट मार्केट में शराब पी रहे थे। जब वे नशे में धुत हो गए तो उसने ठेकेदार को गालियां दी। कारण सभी को स्पष्ट था। पता चला कि सुनगाई को वार्ड के लोगों ने पहले ही शाप दे दिया था। वेई शी मिन के बिजली गिरने से मारे जाने के बाद उसे डर था कि उसे भी प्रतिशोध मिलेगा, इसलिए उसने खुद को पूरे दिन घर में बंद रखा, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन घर जर्जर था और उसे डर था कि कोई उसमें सेंध लगाकर उसे नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए वह घर की मरम्मत करने और कर्ज माफ करने के लिए ठेकेदार को खोजने चला गया। किसी कारणवश ठेकेदार ने दरवाजे ठीक करने के लिए कुछ लोगों को भी बुलाया, जिसमें पूरा एक दोपहर लग गया। टिएन क्वान सच शराब पी रहा था। जब उसने वह कहानी सुनी तो वह गुस्से से भर गया और कोसने लगा कि जिस कमीने को सब लोग इस तरह कोस रहे थे, वह इतना गरीब था कि उसे अपने घर की मरम्मत का खर्च उठाना पड़ा। ठेकेदार को काम स्वीकार करने के लिए अवश्य ही दिमाग धोया गया होगा। उसने बुरी तरह से गालियां दी, फिर शराब का फायदा उठाकर ठेकेदार को घसीटते हुए टोन के घर ले गया और कहा कि भले ही टोन परिवार का घर तोड़ना पड़े, लेकिन वह पैसा उसे जरूर वापस मिलेगा। होआंगतुहा इस कथा से बहुत प्रसन्न हुए, सिर हिलाया और पूछा,
टियन क्वान सच ने टोन को खुजलीदार पाया और फिर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। नहीं है। उस समय शराबखाने में बैठे लोगों ने यह हंगामा देखा, इसलिए वे उसके पीछे पीछे खुजली वाले टोन के घर तक गए। मैंने सुना है कि उस घर के दरवाजे बहुत मजबूती से मरम्मत किए गए थे। मुख्य द्वार को मजबूत किया गया था, खिड़कियों को भी मजबूत किया गया था। आधा इंच मोटे लकड़ी के तख्तों का उपयोग करके कसकर बंद किया गया था, लोहे के बक्से से अलग नहीं। टिएन क्वान साच ने दरवाजा लात मारकर खोला और टोन का नाम चिल्लाया, लेकिन अंदर सन्नाटा रहा। किसी ने उसे कुल्हाड़ी दी। नशे में धुत कियान गुआनशुओ ने कुल्हाड़ी घुमाई और दरवाजा तोड़ दिया। सभी को डर था कि वह कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुस जाएगा और सुन गाई को काट देगा, इसलिए उन्होंने कुल्हाड़ी छीन ली और उसे उसके मालिक को लौटा दिया। हिजड़े, अनुमान लगाओ कि कियान गुआनशुओ को कुल्हाड़ी किसने दी? होआंग तुहा ने अपना सिर हिलाया। चूतू तान ने ली थू बाग को देखा और वह भी अनुमान नहीं लगा सका, इसलिए उसने गर्व से कहा, यह अजीब है कि यह व्यक्ति वहाँ है, लेकिन यह अजीब भी नहीं है। यह वह बूढ़ा आदमी लू चीन गुयेन है। राजकुमार हा को आश्चर्य हुआ, वह वहाँ क्यों है? जब राजधानी में लोग अपने घरों का नवीनीकरण करते हैं, तो क्या वे अक्सर दीवार पर मोमबत्तियां नहीं लटकाते हैं? लू चीन गुयेन अभी भी घरों में मोमबत्ती होल्डर लगाने के लिए ठेकेदार के साथ सहयोग करते हैं। जिस शराबखाने में टिएन क्वान साच बैठा था, वह पश्चिमी बाजार में धूपबत्ती की दुकान के ठीक बगल में था। टिएन को यह कहते हुए सुनकर कि वह कर्ज वसूलने के लिए टोन गाई को ढूंढना चाहता है, लू चीन गुयेन ने भी चिल्लाकर कहा कि टोन गाई ने उसे पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन उसने उसे पर्याप्त पैसे नहीं दिए, तो अब उसके पास घर की मरम्मत के लिए पैसे कैसे होंगे? बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में अपनी छोटी कुल्हाड़ी उठाई, जिसका इस्तेमाल वह मोमबत्ती का मोम काटने में करता था, और पैसे मांगने के लिए टिएन क्वान सच का पीछा किया। होआंग तुहा के पास इस बूढ़े व्यक्ति पर टिप्पणी करने के लिए और कुछ नहीं था। उन्होंने केवल पूछा, तो क्या उन सभी लोगों ने टोन गाई को काट डाला? नहीं है। पपड़ी मर चुकी है। चूतू तान ने उत्साह में मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि चाय का बर्तन उछलकर बाहर आ गया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि टोन मांग घर के बीच में एक टूटे हुए बिस्तर पर मृत पड़ा था। मौसम गर्म था, कमरा बंद था और अंदर से सड़ांध की हल्की गंध आ रही थी। राजकुमार हा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उस समय स्थिति क्या थी? उस समय आस-पास के लोगों ने बदबू को सूंघा और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तभी नशे में धुत टिएन क्वान सच ने आगे बढ़कर टोन की शर्ट पकड़ी, उसे उठाया और उसे पीटने का इरादा किया। लू जियुआन जल्दी से कियान को पकड़ने के लिए पीछे भागा, लेकिन सन का शरीर पहले ही बिस्तर के किनारे तक घसीटा जा चुका था। बूढ़े लू ने कियान गुआनशु को कसकर पकड़ रखा था। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और शरीर जमीन पर गिर गया, अकड़ कर मर गया। लू जियुआन नीचे झुका और लाश को पलटकर देखने लगा। वह तुरंत ही बुरी तरह डर गया और उसने जल्दी से कियान गुआनशु को पीछे खींच लिया। जब कियान गुआनशु ने लाश का विकृत चेहरा देखा, तो वह इतना डर गया कि वह कई कदम पीछे हट गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े, संघर्ष कर रहे थे और उठने में असमर्थ थे। आसपास के कुछ लोग उसे उठाने के लिए दौड़े, कुछ लोग अधिकारियों को सूचना देने गए और फिर गांव के मुखिया को बुलाने गए। जब यह खबर दाई लीतू तक पहुंची तो लगभग अंधेरा हो चुका था। मैंने अभी अभी सुना कि टोन गाई की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं तुरंत शव की जांच करने के लिए दौड़ा और फिर यहाँ उस हिजड़े को खोजने आया हूँ। किसी वार्ड या गांव का मुखिया। स्कैब कैसे मर गया? राजकुमार हा ने पूछा। चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घाव उथला और छोटा था, शायद एक छोटे और तेज खंजर से, लगभग 1.5 इंच चौड़ा।
इसके अलावा हत्यारा बहुत कमजोर था, घाव गहरा नहीं था। हत्यारे को पता था कि वह कमजोर है, इसलिए उसने ब्लेड को जहर में भिगोया, 2 बार वार किया और फिर भाग गया। घटनास्थल पर कोई हत्या का हथियार नहीं छोड़ा गया। हत्यारा उसे अपने साथ ले गया होगा। क्या संघर्ष के कोई संकेत है? नहीं। हत्यारे ने उस समय का फायदा उठाया होगा जब टोन गाई सो रही थी। घाव कहाँ है? उस समय टोन गाई दीवार की ओर पीठ करके, दरवाजे की ओर मुंह करके करवट लेकर लेटा हुआ था। उसका शरीर अभी भी प्राकृतिक नींद की स्थिति में था, लेकिन मेरे पूरे शरीर से बदबू आ रही थी और पोस्टमार्टम के दौरान मैं लगभग उल्टी करके मर ही गया। चू तू तान ने अपने शरीर पर हाथ हिलाते हुए कहा, 2 चोटें, एक बाएं कंधे पर कॉलर बोन के नीचे, एक कमर पर नाभि के दाईं ओर। दोनों घाव तिरछे नीचे की ओर हैं। यह स्पष्ट है कि हत्यारा बिस्तर पर बैठा और सोते समय सुन गाई को चाकू मार दिया। संघर्ष के चिन्हों के बारे में क्या? पास नहीं है। यह सामान्य नहीं है, लीथू बाक ने ठंडे स्वर में कहा। होआंग तुहा ने सिर हिलाया। यह वास्तव में सामान्य नहीं है। चाकू का घाव किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगा था। घाव गहरा नहीं था। कम से कम पीड़ित को संघर्ष करना चाहिए था और प्रतिरोध करना चाहिए था। चू तू तान ने नाराजगी से दोनों लोगों को देखा। चू को नहीं पता, जब शव परीक्षण किया गया था तो शरीर पहले से ही जमीन पर था, लेकिन अंदर घुसने वाले लोगों के अनुसार यह सच था कि टोन गाई उसी स्थिति में बिस्तर पर लेटा हुआ था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा था। होआंग तुहा ने भौहें सिकोड़ी, इस प्रश्न को एक तरफ कर दिया और फिर पूछा, मृत्यु का सटीक समय क्या है? मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ, अधिक से अधिक आज दोपहर तक। उनकी मृत्यु दोपहर को या दोपहर से पहले हुई होगी। इसका मतलब है कि कियान गुआंशु और लू जियुआन के आने से कम 2 घंटे पहले सन स्कैब की मौत हो चुकी थी। हाँ, लेकिन उसकी मृत्यु नए सिरे से बने घर में, एक नए मजबूत लोहे के बैरल जैसे कमरे के बीच में हुई। दरवाजा अंदर से कसकर बंद था। टिएन क्वान साच ने उसे कई बार लात मारी, लेकिन वह फिर भी नहीं खुला। एकमात्र खिड़की का फ्रेम मोटी, बिना पैटर्न वाली लकड़ी से बना था और वह भी अंदर से बोल्ट से बंद था। सभी दीवारें मिट्टी से बनी हैं, उनमें चूहों के बिल नहीं हैं। चू तू तान को ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल होने वाला है। तो कौन जानता है कि हत्यारा किसी को मारने के लिए कमरे में कैसे घुसा और फिर वह कैसे बाहर निकल गया, यहाँ तक कि मुख्य दरवाजे और खिड़कियों को भी बंद कर दिया, बिना कोई निशान छोड़े। होआंग तुहा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अब कोई सबूत नहीं है, पास नहीं है, लेकिन गवाह तो हैं। यहाँ तक बोलते हुए चू तू तान ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे दांत में दर्द हो। हालांकि होआंग तुहा ने उसे जारी रखने का इशारा किया। चू तू तान ने भौहें सिकोड़ी और अपनी आवाज कम कर ली। वार्ड की महिलाओं के अनुसार दोपहर के आसपास वे कुएं के पास एक पेड़ की छाया में बैठी थी और जूते के तलवे सिल रही थी। उन्होंने 2 अजनबियों को देखा, एक पुरुष और एक महिला, एक के बाद एक टोन गाई के घर की ओर बढ़ रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और चुपचाप चले गए। 2 लोग, पुरुष और महिला। राजकुमार हाँ ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, एक नर और एक मादा। चू तू तान ने उदास होकर अपना माथा थाम लिया और बुदबुदाया, मैंने सुना है कि जो आदमी पहले आया था वह लंबा, प्रतिष्ठित, सीधी पीठ वाला और बहुत सुंदर लग रहा था। भले ही महिलाएं बूढ़ी थी और एकांत जगह पर बैठी थी, फिर भी वे उसे देखने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। लेकिन जहां वे बैठे थे वहां से वे टोन परिवार का घर नहीं देख सकते थे, इसलिए यह स्पष्ट नहीं था कि वह व्यक्ति वहां क्या कर रहा था।
औरत के बारे में क्या? महिला ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, इसलिए उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसका शरीर पतला था। संभवतः वह बहुत बूढ़ी नहीं थी। वह उस आदमी के जाने के बाद वहां पहुंची, उन स्थानों पर भी घूमी जहां वह अभी अभी गया था, तथा काफी देर तक टोन के घर के आसपास ही रुकी। अन्य सुविधाओं के बारे में क्या? नहीं बूझते हो, मुझे पता है। चू तू तान ने मुश्किल से जवाब दिया। उसने लकड़ी के तलवों वाले हरे कपड़े के जूते पहने थे और जूतों पर 2 गुड़हल के फूल कढ़ाई किए हुए थे, जो एक दूसरे की ओर खिल रहे थे। हुआंग तुहा को याद आया कि जब वह आज ट्रोंग हंग आना के घर पर टिचथुई से मिला था, तो उसने भी वही जूते पहने हुए थे और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या तुमने दाई ली तु को अभी तक बताया है? अभी तक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि दलाई मंदिर वार्डों में खोज करेगा और जल्द ही वे उन दोनों को ढूंढ लेंगे। उस समय उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हुआंग तुहा चुपचाप लीथू बाग को देखता रहा। लीथू बाग अदालत में गए, कागज का एक टुकड़ा निकाला और एक दस्तावेज लिखा। फिर कहा, आज रात आप लोग जल्दी से वहां की स्थिति की जांच करने जाएं, अन्यथा सबूत बिखर जाएंगे। यह सुनकर चू तू तान ने तुरंत हुआंग तू हा की आस्तीन पकड़ ली और आग्रह किया, चलो चलें, चलो चलें, मैंने पहले ही जांच कर ली है। टोन गाई के कमरे में कोई प्रवेश या निकास नहीं है। यमदूत जल्दी से आकर मेरे लिए पुष्टि करें। देखें कि क्या ऐसे बंद कमरे में किसी को मारने का कोई तरीका है। यांग चोंगो दोनों अभी दरवाजे पर ही पहुंचे थे कि अचानक उन्हें पीछे से लीथू बाग की धीमी आवाज सुनाई दी। हुआंग तुहा ने पलटकर कहा, मेरे स्वामी। लीथू बाग की नजर चू तू तान के हाथ में उसकी आस्तीन पर रुक गई, इत्मीनान से निर्देश देते हुए, कल सुबह हमें अभी भी काम करना है। याद रखना, जल्दी हवेली लौट आना, रात भर बाहर मत रहना। हुआंग तुहा ने जल्दी से उसकी आस्तीन खींची, अपना सिर झुकाया और सलाम किया। हाँ सर।